वन आज के इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच जो समाज था उसके बारे में देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में जो राजा थे वहाँ और जो आर्थिक बदलाव हुए थे, परिवर्तन हुए थे, उनको देखे थे। उनसे क्या समाज पर प्रभाव पड़ा है, अब उन्हें हम देखेंगे। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ हुए थे। इनमें कुछ परिवर्तन हुए जो समकालीन समाज पर प्रभाव पड़े, जैसे वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, शिल्प विशेषज्ञों की एक सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर किया। यानी कि अब संपत्ति का जो असमान वितरण था, ठीक है, जिसने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर किया। यानी पुरुष और महिला को लेकर कि पुरुषों के पास संपत्ति थी, महिलाओं के पास संपत्ति कम थी, मतलब ना के बराबर थी। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे। कभी कभी समाज में मौजूदा विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत की। यानी जो भी ग्रंथ होते थे वो समाज का चित्रण करते थे और उस समय के जो समाज थे उनकी जो भी रिवाज थे, रीति रिवाज, उन पर वो टिप्पणी भी करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिर ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया और किनके द्वारा लिखा गया, यह भी देखा जाता है। ग्रंथ की रचना में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ और इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। तो हम ग्रंथ जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किसने लिखा, क्या लिखा गया, इसके अंतर्गत किनके लिए रचना हुई, ग्रंथ की रचना किस भाषा का प्रयोग हुआ और इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जाता है। उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध ग्रंथों में एक कौन सा है? महाभारत, ठीक है, जो एक विशाल महाकाव्य है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों एवं परिस्थितियों का लेखा जोखा इसमें है। इस ग्रंथ में 1000 वर्ष तक रचना होती रही। ये जो महाभारत ग्रंथ है इसकी रचना 1000 वर्षों तक होती रही। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच युद्ध का वर्णन है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार का मानदंड तय करती है, ठीक, सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ता है। मतलब ये जो ग्रंथ था वो हमें सामाजिक समुदाय में जो आचार व्यवहार होते थे उनका वो मानदंड प्रस्तुत करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुधांकर के नेतृत्व में इस परियोजना की शुरुआत हुई। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। तो इसके अंतर्गत जो समालोचनात्मक संस्करण होता था उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए गए। तो पहले इन्होंने क्या किया, देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया। विद्वानों ने इन सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढा। उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए। तो पहले ये लोग क्या करते हैं, देश के विभिन्न भागों से पांडुलिपियों को एकत्रित करते हैं, फिर उनकी तुलना करते हैं, फिर उनका चयन करते हैं जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए हैं, और फिर उनका 1300 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथों खंडों में प्रकाशन किया, ठीक। इस परियोजना को पूरा करने में कितने वर्ष लगे? 47 वर्ष लगे। इस प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली कि संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी, ठीक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात यह स्पष्ट हुई कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर आए, ठीक।
इन प्रभेदों का संकलन भी मुख्य पाठ के पाद टिप्पणियों और प्रशिष्टों के रूप में किया गया। प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के घोतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहास को रूप दिया था। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बंधुत्व और एवं विवाह। इनके अनेक नियम और व्यवहार भी भिन्नता थी। ठीक है, पहले हम लोग परिवार के बारे में जानते हैं। पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते थे। परिवार एक जैसे नहीं होते थे, उनमें भिन्नता थी। पारिवारिक जनों की गिनती में एक दूसरे से उनका रिश्ता हुआ, उनके क्रियाकलापों में भिन्नता थी। परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को आपस में मिलकर बांटकर इस्तेमाल करते थे। ठीक, एक साथ रहते थे, काम करते थे और अनुष्ठानों के साथ ही संपादित करते थे। यहाँ पे बताया गया कि परिवार एक जैसे नहीं थे, मतलब कि परिवारजनों में उनकी गिनती, मतलब उनकी संख्या अलग अलग थी, उनसे उनका रिश्ता भी अलग अलग था, क्रियाकलापों में भी भिन्नता थी। लेकिन कई बार अलग जगह पे देखने को मिला है कि एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को मिल बांट कर इस्तेमाल करते थे। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखा गया है। परिवार के एक बड़े समूह का हिस्सा होता था जिसे हम संबंधी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जबकि जाति का बांधव के एक बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही वंश के माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया जो संस्कृत ग्रंथ में जो कुल शब्द है उसका प्रयोग परिवार के लिए और जो जाति शब्द है वो उसका प्रयोग बांधवों के एक बड़े समूह के लिए किया जाता था। पारिवारिक रिश्ते जो होते थे वो नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते थे, किंतु इन सबों संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती थी। कुछ समाज में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि खून का रिश्ता माना जाता था, किंतु अन्य समाजों में ऐसा नहीं था। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। तो पितृवंशिकता का क्या अर्थ था? तो वो वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पपुत्र, फिर प्रपुत्र आदि से चलती, यानी कि पिता के बाद उनका बेटा, फिर उनके जो बेटे थे उनके बाद उनका बेटा, ऐसा माना गया। यही पितृवंशिकता समाज थी। ठीक है, जब बंधुत्व के रिश्ते में परिवर्तन आया तो एक स्तर पर महाभारत इसी कहानी पर है। इन बांधवों के दो दल यानी कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर इस संघर्ष का चित्रण है। कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर यह जो महाभारत का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच हुआ था, जो 18 दिन तक चला था। दोनों ही जो दल था एक ही वंश के थे, कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद था। जनपद का मतलब जहाँ लोग पांव रखते हैं, इसका अर्थ है। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकारी को उद्घोषित किया गया। पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले ही मौजूद थी। महाभारत जो महाकाव्य है उसकी रचना से पहले ही पितृवंशिकता समाज मौजूद थी। महाभारत के मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। लेकिन महाभारत की जो कथा वस्तु है उसने पितृवंशिकता को और ज़्यादा सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंशों ने पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते हैं। कभी कभी पुत्र ना होने पर वे एक भाई दूसरे का उत्तराधिकार हो जाता है। ठीक, तो कभी कभी बांधव भी सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त, हम पिछले अध्याय में पढ़े थे कि प्रभावती गुप्त, ठीक है, के बारे में सत्ता का भी उपभोग करते थे। तो कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें स्त्रियों को देखा गया है। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांड ग्रंथों के मंत्रों में भी यह बात स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। ठीक है, तो पितृवंशिकता का संबंध बताया गया, ऋग्वेद में बताया गया है
कि जो धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसे ही दृष्टिकोण रखते थे और विवाह के नियम समझते हैं। तो विवाह के नियम के पितृवंशिकता को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा गया था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था, यानी कि जो पिता की जो संपत्ति पर था वो उस पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, यानी अपने गोत्र से बाहर विवाह कर देना ही बहिर्विवाह पद्धति कहलाता है। इसका तात्पर्य था कि उच्च प्रतिष्ठा वाले परिवार की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों को जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान जो पिता का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। विवाह के कुछ प्रकार हैं, जैसे अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में होता था वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होता था। यह समूह एक गोत्र, कुल, जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले में हो जाता था। यानी कि अंतर्विवाह में था कि एक ही गोत्र, एक ही कुल, एक ही जाति के अंतर्गत विवाह हो जाता था, जबकि बहिर्विवाह में गोत्र से बाहर विवाह करते थे। फिर बहुपत्नी विवाह प्रथा में एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। फिर बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। ठीक, तो ये विवाह के 4 प्रकार थे। फिर देखते हैं नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन और अधिक जटिल हो गए। यहाँ पर निकट दूर से लोग आकर मिलते थे और वस्तुओं को खरीद फरोख्त करते थे। इस नगरीय परिवेश के विचारों ने आदान प्रदान किए, जिससे कि आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों में प्रश्न चिन्ह लग गए। ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं को विशेष पालन करना होता था। बाकी समाज में भी इनका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व में इन मानदंडों का संकलन धर्मशास्त्र एवं धर्मसूत्र नामक ग्रंथों में किया गया। सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति जो लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखी गई। ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टि सार्वभौमिक है। उनके बनाए गए नियम के द्वारा सबको पालना होना चाहिए। यानी ब्राह्मण जो लेखक थे वो समझते थे जो बना रहे हैं वो सब, उनकी जो दृष्टि है वो सार्वभौमिक है और वो जो नियम बनाया है वो सर्वश्रेष्ठ है, मतलब उनका पालन सबको ही करना चाहिए। किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। उपमहाद्वीप में फैले क्षेत्रीय विभिन्नताओं और संचार बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि जो क्षेत्रीय विविधता थी, संचार के जो माध्यम थे, उनके वजह से देखा जाता है कि ब्राह्मणों का प्रभाव हर जगह नहीं था। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृति देते हैं। पहले 4 उत्तम माने जाते हैं, बाकियों को निंदित माना जाता है। आप यहाँ पे विवाह के 8 प्रकार देख सकते हैं कि मनुस्मृति में पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण है। पहली में कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदक वर को दान दिया जाता था, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। इस पहला विवाह में बताया गया है कि जो कन्या होती थी, उनके जो पिता होते थे वो क्या करते थे, वर को आमंत्रित करते थे और वर को बहुमूल्य वस्तु अलंकारों से विभूषित कर अपनी कन्या का दान करते थे। ठीक, चौथी में बताया गया है कि पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। ठीक, 5वीं में बताया गया है कि वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वो अपनी क्षमता एवं इच्छा के अनुसार उसके बांधव को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। ठीक, 6ठी में बताया गया है स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है जो मनुस्मृति है उसमें विवाह के जो 8 प्रकार, उसमें 4 प्रकार जो थे, पहली, चौथी और 5वीं और 6ठी को मतलब क्या बताया गया है, उत्तम प्रकार का विवाह बताया गया है, जो यहाँ जिनका जिक्र यहाँ पर है।
आगे हम लोग देखते हैं स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मण पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व बाद से प्रचलन में आई, वह लोग गोत्र को वर्गीकृत करने थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट, कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पति के स्थान पर पति का गोत्र मानना जाता था। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, यानी कि जो गोत्र थे वो क्या था, एक वैदिक जो ऋषि होते थे उनके वंशज ग्रुप में माना जाता था। दूसरा कि गोत्र के 2 महत्वपूर्ण क्या थे, नियम थे। पहला तो स्त्री को पिता के स्थान पर पति का गोत्र मानना होता था विवाह के बाद। दूसरा कि एक ही गोत्र में आपस में विवाह नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ तक इस चीज़ को देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।